नमस्कार। आज हम आलोक धनवा के द्वारा रचित कविता पतंग का अवलोकन करेंगे। पतंग कविता में प्रकृति के बदलाव को बताते हुए कवि ने बच्चों के कभी ना हार मानने वाले मन के विषय में बताया है, जो कि चोट लगने के बावजूद भी पुनः खड़े होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी सीख के साथ पतंग कविता सबसे तेज बौछारें गई भादव गया। कवि कहता है जो सबसे तेज बौछारों का महीना यानी बारिश वर्षा का महीना है, सावन भादव चला गया है। सवेरा हुआ जो सुबह हुई है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जो सवेरा हुआ है वो कैसा है? खरगोश की आंख की तरह लाल सवेरा हुआ है, अर्थात आसमान और सुबह का आसमान एकदम लाल दिखाई दे रहा है और एकदम नया उपमान है कवि के द्वारा। यहाँ पर खरगोश की आंख जैसा आसमान को बताया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि कहता है शरद ऋतु का जो महीना है वो सावन और भादव नामक महीने के जो पुल हैं उनको पार करके आ पहुंचा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद जो आया है उसमें मौसम एकदम चमकदार है, तो कवि ने बहुत सुंदर तरीके से एक गतिशील बिंब खींचा है जिसमें वो बता रहा है कि शरद नामक जो महीना है सावन और भादव नामक महीने के पुलों को पार करते हुए अपनी चमकदार मौसम की साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और उस चमकदार मौसम की या दिन की घंटी बजाते हुए जोर जोर से आ पहुंचा है। जोर जोर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बहुत सुंदर यहाँ पर श्रव्य बिंब है। घंटी बजाते हुए ये पूरी की पूरी कविता स्थिर और गतिशील बिंब और उनके विभिन्न जो तथ्य हैं उन पर आधारित है। तो यहाँ आगे कवि कहता है शरद नामक जो महीना है सावन भादव के पुलों को पार करते हुए और मौसम की चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अर्थात वातावरण में कोलाहल है, शोर शराबा है और आ पहुंचा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मौसम साफ है और मानो वो इशारा कर रहा है, बुला रहा है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जो बच्चे पतंग उड़ाने के इच्छुक हैं उन बच्चों के झुंड को साफ मौसम, चमकीला मौसम, कोलाहल के माध्यम से इशारा कर रहा है कि आइए हम पतंग उड़ाएं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कवि कहता है आसमान को एकदम शरद ऋतु ने मुलायम बना दिया है, अर्थात हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत सुंदर गतिशील और स्पर्श बिंब कि पतंग ऊपर उठ सके। कि कवि कहता है कि शरद के महीने में एकदम साफ मौसम है और मानो ये साफ मौसम बच्चों के झुंड को इशारा कर रहा है, क्योंकि हवा हल्की हल्की चल रही है कि आइए हम पतंग उड़ाएं और इस हल्की हल्की हवा में पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज पतंग होती है, दुनिया की सबसे रंगीन चीज कलरफुल पतंग होती है। उस शरद ऋतु के मौसम में आसानी से उड़ सकती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कवि कहना चाहता है दुनिया का जो सबसे पतला कागज होता है वो पतंग का होता है, उसको आसानी से शरद के महीने में आसानी से साफ मौसम और मुलायम मौसम में उड़ाया जा सकता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की एक पतली सी डंडी पतंगों में लगी होती है, वो सबसे हल्की कमानी होती है, उसको आसमान में उड़ाया जा सके। ऐसा मौसम बना दिया है शरद ऋतु ने सावन भादों के पश्चात कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं, शोर करते हैं और साथ ही साथ तालियां बजाते हैं। और कवि कहता है और आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऐसी लगती हैं मानो रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अगली पंक्ति में कवि पतंग को बच्चों से जोड़ने का प्रयास करता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो मानो उनके पैर कपास की तरह कोमल होते हैं। कपास से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि कपास श्वेत होता है, सात्विक होता है, पवित्र होता है और ये बच्चों के
सात्विक मन का प्रतीक है। तो कवि कहता है कि जन्म से ही बच्चे अपने साथ मानो अपने पैरों में कपास लेकर आए हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और ऐसा लगता है कि बच्चों के मुलायम पैरों को चूमने के लिए स्वयं पृथ्वी, उनका लक्ष्य, जो पृथ्वी अर्थात उनका लक्ष्य उनके पैरों को चूमने के लिए आ जाता है। बच्चे के पैर जन्म से ही बड़े कोमल है कपास की तरह, और उन कदमों को चूमने के लिए मानो पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के पास आ जाती है। कब? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब बच्चे बेसुध होकर बिना ख्याल किए, बेसुध यानी बिना ख्याल किए दौड़ते हैं। कहां पर? छतों को भी नरम बनाते हुए। जब बच्चे बिना ख्याल किए छतों पर बेसुध होकर पतंगों के पीछे दौड़ते हैं तो मानो उनके कपास जैसे कोमल पैर छतों को भी नरम बना देते हैं, मानो उनमें कोई चोट नहीं लगती है। जैसे कपास को कितना भी पीटो चोट नहीं लगती है, उसी तरीके से बच्चों के पैर भी कपास की तरह हैं। वे पतंगों के पीछे दौड़ते हैं और छतों को भी मानो अपने पैरों की छुअन से नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे जब पतंगों के पीछे दौड़ते हैं तो धम धम की जो छतों पर आवाज होती है, कवि कहता है, बहुत सुंदर कल्पना करता है कि मानो छतों को भी वो बच्चे ढोल की तरह बजा रहे हैं। यहां पर भी देखिए श्रव्य बिंब का बहुत सुंदर उदाहरण है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर बच्चे पेंग भरते हुए मतलब लड़खड़ाते हुए चले आते हैं डाल की तरह। पेड़ की डाली जब हवा चलती है तो कैसे हवा के साथ साथ वो आगे पीछे होती है, ठीक वैसे ही बच्चे पतंगों के साथ कभी इस छत कभी उस छत पर पेंग भरते हुए लड़खड़ाते हुए जाते हैं, मानो लचीले वेग से, अक्सर मानो वो स्वयं लचीली डाल हों, जैसे पतंग के पीछे आगे पीछे वो दौड़ रहे हों और अपना बैलेंस बनाकर वो इस छत से उस छत पर चल रहे हों। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि बच्चे जब अपने बैलेंस को बनाते हुए पेंग भरते हुए लड़खड़ाते हुए इस छत से उस छत पर डाल की तरह जाते हैं तो कई बार वो बच्चे पहुंच जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक। कई बार बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं पतंग उड़ाते समय या पतंग लूटते समय। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो कवि कहता है कि मानो उन बच्चों को उनका रोमांच, उनका उत्साह उन्हें छत से गिरने से बचाता है, क्योंकि बच्चे जोश में और इतने उत्साह से भरे होते हैं पतंग उड़ाते समय कि मानो जब वो खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो उनका उत्साह उनको बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है कि मानो पतंग जो आसमान में उड़ रही है उसका पतला धागा महज एक धागे के सहारे बच्चों को थामे हुए है, कि इस बच्चे को मानो पतंग अपने धागे से थामे हुए है और इसे गिरने नहीं दे रही है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पतंगों के साथ साथ बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी रोमकूप जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो गुब्बारा उड़ जाता है, इसी तरीके से जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो भी अपनी कल्पनाओं के सहारे जोश और उत्साह से उड़ रहे हैं और उनके रोमकूपों में मानो हवा भर गई है। और कभी बड़ी सुंदर कल्पना करता है कि मानो बच्चों की जब रोमकूपों में हवा भर गई तो बच्चे भी मानो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। और अगली पंक्ति जो कि बहुत ही प्रासंगिक है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कवि कहता है कि अगर कभी बच्चे पतंग उड़ाते समय खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, और बच्चे उस समय बच जाते हैं। पतंग उड़ाते समय अक्सर दुर्घटना हो जाती है, तो कई बार बच्चे अगर पतंग उड़ाते समय गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो वो और भी आत्मविश्वास के साथ निडर होकर, यानी आत्मविश्वास के साथ, सुनहला सूरज अर्थात ये मुसीबत और कठिनाई का प्रतीक है। और बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते समय अगर गिर जाते हैं तो और निडर और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चा अगर पतंग उड़ाते समय गिर जाता है
तब भी वो हार नहीं मानता है, बचने के बाद फिर पतंग उड़ाता है, जो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनका जो लक्ष्य है यानी पृथ्वी जो है और भी तेजी से घूमती हुई उसकी मेहनत को, उसके आत्मविश्वास को सलाम करती हुई उसके बेचैन पैरों के पास आती है, अर्थात कामयाबी उनके कदम चूमती है। सुनहला सूरज यहाँ पर सा की आवृत्ति होने से भी यहाँ पर अनुप्रास भी है और रूपक का भी जो है यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने। पूरी कविता का अगर काव्य सौंदर्य देखें तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता है पतंग, और साथ ही साथ इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, गतिशील, स्थिर बिंब, श्रव्य बिंब, और साथ ही साथ यहाँ हम देखते हैं दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। और अलंकारों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश भी है, उपमा भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, तो अलंकारों का भी बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।